हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का सिविक्स में राजनीतिक विज्ञान का यानी चैप्टर नंबर फर्स्ट लेकर आए वन लाइनर नोट्स। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रट लो, इसी सब में से प्रश्न आएगा। इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए अपने और लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आज का क्लास नए अंदाज में आया है और नोट्स यानी वन लाइनर नोट्स ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा आपको। वन लाइनर नोट्स जो हम लेकर आए हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर का लाएंगे नोट्स। आप नोट्स देख लीजिए, देख के समझ में आएगा कि नोट्स क्या लाजवाब नोट्स है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बिना देरी के क्लास। तो पहला यहाँ सिविक्स राजनीतिक वन चैप्टर 1 से है सवाल। तो पहला सवाल है, इसमें दिया गया है, वन लाइनर है तो एक लाइन में ही रहेगा कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। पहला सवाल है, यानी भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज संस्थाओं में। पंचायती राज संस्थाओं में तो जो भी स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार डीएलएड के सरकारी कॉलेज में हो जाए, तो हर आंसर का आप कमेंट करते रहिए। ठीक है, साथ साथ आप कमेंट भी कीजिए। कमेंट करने से आपको ज़्यादा याद होगा। ठीक है, तो कमेंट करते रहिए। अगला सवाल है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है। यानी सांप्रदायिक राजनीति जो है वह किस पर आधारित है। तो सांप्रदायिक एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है, यानी एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है, अगला 3 नंबर सवाल कह रहा है कि इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार यानी मत अधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ। यानी इंग्लैंड में जो पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, तो इंग्लैंड में जब महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब से शुरू हो किया गया, तो वो सन 1918 ईस्वी में किया गया। कब से किया गया? 1918 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल 4 नंबर है कि जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है। यानी जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय यानी हमारा सोच क्या होता है। तो यह समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ठीक है, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ये बात याद रखिएगा, आपको बिहार डीएलएड में डायरेक्ट क्वेश्चन टकराएगा इस सबसे। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा अगर पूरा अगर कर लेते हैं तो। और ज़्यादा चैप्टर मैं करवाऊंगा नहीं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैं वही करवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए टेंशन अगर आप लोग कमेंट में कहिए कि नहीं पूरा चैप्टर करवाइए तो हम करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। 5वां है, भारतीय संविधान धर्म के आधार पर क्या नहीं करता है। यानी हमारा भारत का जो संविधान है वो धर्म के हिसाब से धर्म के आधार पर क्या नहीं करता है, तो वो भेदभाव नहीं करता है। ऑप्शन में आपका रहेगा भेदभाव, तो ये भेदभाव दीजिएगा और इसको रट जाना है आप लोग को, भेदभाव। ठीक है, अगला है आपका 6 नंबर, जात पात को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला क्या होता है। यानी जात पात के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला, यानी जात पात को समुदाय को जो मुख्य आधार मानता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे एक जातिवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातिवादी कहा जाता है। अगला है, अगला आपको कह रहा है 7 नंबर, 7 नंबर कह रहा है कि लोकतंत्र किस पर आधारित शासन तंत्र है। यानी अपना जो लोकतंत्र है वो किस पर आधारित शासन तंत्र है, वो जनमत पर है। किस पर है? जनमत पर है। ठीक है, जनमत हो जाएगा इसका आंसर। और अगला है, आधुनिक लोकतंत्र में जनता की साझेदारी किसके द्वारा होती है। यानी आधुनिक लोकतंत्र में जनता की साझेदारी, यानी अभी के लोकतंत्र में जनता का जो साझेदारी होता है वो किसके द्वारा होता है, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। जनता का साझेदारी किसके द्वारा होता है, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा होता है। ये आप ये को याद रखना है। ठीक है, अगला है कि भारत की वर्तमान सरकार किसकी है। यानी अभी की जो वर्तमान सरकार है वो किसकी है, तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का है। किसका है? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। अगला है 10 नंबर है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी प्रतिशत थी। ठीक है, यानी कितनी प्रतिशत है 2001 की जनगणना के अनुसार। यानी अब 2001 में जब जनगणना हुआ था तो उसके अनुसार भारत में जो अनुसूचित जनजातियां थी तो उसकी संख्या कितनी प्रतिशत थी 2001 में। तो अनुसूचित जातियों की जो संख्या थी वो कितनी थी, तो 16.2%, 16.2% थी। ठीक है, अगला है
कि भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। कि भारत में मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, तो 18 वर्ष है, ये सबको पता है। कमेंट आप करते रहिए, ठीक है, कमेंट कीजिए, नहीं तो बोलिएगा तो हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। हर आंसर का कमेंट कीजिए, वन लाइनर है तो घबराना नहीं है, का आपको आंसर कमेंट में करते रहना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा आप लोग के लिए। अगला है भारत 12 नंबर की किस पर आधारित सिर्फ भारत में है, यानी किस पर आधारित सिर्फ भारत में है, तो जाति पर। किस पर आधारित सिर्फ भारत में है, तो जाति पर है, तो यहाँ कुछ मिस्टेक लग रहा है, ऐसे याद रखिए कि किस पर आधारित सिर्फ भारत में, तो जाति पर आधारित सिर्फ भारत में है। नो। अगला 13 नंबर का रहा है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की बराबरी मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है। यानी अधिकारों और अवसरों के मामले में, यानी अधिकार है, उसका अवसर है, तो उसके मामले में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। यानी जो व्यक्ति किसी भी अधिकार को लेकर या किसी भी अवसर, किसी भी बड़े ओहदे पर लेकर जो स्त्री और पुरुष की बराबरी करता है, तो उस व्यक्ति को नारीवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उस व्यक्ति को, तो नारीवादी कहा जाता है, ठीक है। अगला है 14 नंबर की धर्म का समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला क्या कहलाता है। तो धर्म का समुदाय का मुख्य आधार, धर्म के समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को सांप्रदायिक कहा जाता है, ठीक है। और लोकतंत्र किस पर आधारित शासन होता है, बताइए आप, हम इससे पहले करवा चुके हैं, 7 नंबर क्वेश्चन में है जनमत, ठीक है। अगला है पाकिस्तान में कौन सा राष्ट्र है। पाकिस्तान कौन सा राष्ट्र है, तो पाकिस्तान एक इस्लाम राष्ट्र है। हिंदुस्तान कौन सा राष्ट्र है, हिंदुस्तान कौन सा राष्ट्र है, तो हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है, हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये आपका सिर्फ डीएलएड ही नहीं बल्कि आपका हर कम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करवाएगी ये, समझ गए। सिर्फ डीएलएड छोड़ दीजिए, आपका जितना भी बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सारा चीज़ क्लियर करवा देगा ये। तो ये नोट्स को हल्के मत लीजिएगा, इसको संभाल कर रखिएगा। जिन लोगों को नोट्स की ज़रूरत हो, अगर चाहिए उन लोगों को नोट्स, तो आप कमेंट में कहिए कि हाँ मुझे नोट्स चाहिए, ठीक है। नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स किस तरह से मिलेगा, इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, मैं अगले किसी वीडियो में या कोई वीडियो लाकर या आपके कमेंट में ही जवाब दे दूंगा, ठीक है, कि कैसे लेना है नहीं लेना है। व्हाट्सअप नंबर भी दे दूंगा आपको, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, और हर चैप्टर का मिलेगा। समझ लीजिए कि आपको सामाजिक विज्ञान का जितना भी चैप्टर होता है, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, जितना भी चैप्टर होता है सबका, जिसकी बुक का सब का मिल जाएगा, ठीक है, तो घबराने की वाली बात नहीं है। तो 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लैंड कौन सा राष्ट्र है। इंग्लैंड कौन सा राष्ट्र है, इंग्लैंड एक प्रोटेस्ट राष्ट्र है, प्रोस्टेंट, ठीक है, इंग्लैंड प्रोस्टेंट राष्ट्र है। अगला 18 नंबर कह रहा है कि कौन व्यक्ति लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं थे। यानी कौन व्यक्ति रंगभेद, यानी लोकतंत्र में, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो लोकतंत्र के समय, यानी लोकतंत्र रंगभेद के विरोधी, यानी जो रंगभेद कहाँ, अच्छा रंगभेद कहाँ हुआ करता था ये बताइए आप लोग। तो रंगभेद कमेंट में बताइएगा, ठीक है, रंगभेद कहाँ हुआ था। तो रंग यानी रंग के आधार पर वहाँ पर, जैसे अपने इंडिया में हिंदू मुस्लिम होता है, तो वहाँ पर आप क्या हो रहा है, तो किस देश में रंग के आधार पर काला गोरा होता था, तो अमेरिका में होता था, ठीक है। तो कौन जो थे वो उसके विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी थे उस समय, ठीक है, जो लोकतंत्र के रंग भेद में विरोधी नहीं थे, तो जेड गुडी। अगला सवाल है 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23 सब गायब है, सॉरी, कोई बात नहीं है। अगला है हम 24 नंबर से हम चलते हैं। 24 नंबर कह रहा है कि असम में बिहारियों पर होने वाला अत्याचार का आधार क्या था। यानी असम में जो बिहारियों पर अत्याचार हुआ था उसका आधार क्या था, तो उसका यानी उसका मुख्य कारण क्या था, यानी बिहारियों पर अत्याचार क्यों किया जा रहा था। तो इसका मुख्य कारण क्षेत्रवाद था, ठीक है, यानी क्षेत्रवाद का मतलब क्षेत्र का, असम क्षेत्र का नहीं था, बिहारी था ये, तो इसी वजह से हुआ था, ठीक है। अगला है मैक्सिको ओलंपिक, 20 नंबर है, मैक्सिको ओलंपिक समारोह के दौरान किया गया विरोध का कारण क्या था। जब मैक्सिको ओलंपिक समारोह जब हो रहा था, तो उस टाइम विरोध का करने का, कहीं उस समय भी लोग विरोध किए उसका, तो विरोध करने का उसका क्या कारण था, तो विरोध करने का जो कारण था वो एक नस्लवाद था। क्या था, नस्लवाद था विरोध करने का कारण, ठीक है। अगला है मुंबई में उत्तर भारतीय हिंदी भाषी लोग किस नाम से जाने जाते हैं।
मुंबई में उत्तर भारतीय यानी उत्तर भारत की उत्तर दिशा में हिंदी भाषी, हम बिहारी लोग समझ लीजिए, उत्तर में हम लोग भी आते हैं, तो लोग किस नाम से जाने जाते थे? गरीब भैया। ठीक है, यानी हम बिहारी को क्या बोला जाता था उत्तर पूर्व में, क्या अभी भी बोला जाता है? तो गरीब भैया। क्या? गरीब भैया। और गरीब भैया सबका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, अगला है 27 नंबर की लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? ये बहुत फेमस लाइन है और बहुत ही बार पूछा गया भी सवाल है। तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, अब्राहम लिंकन का है, यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह अब्राहम लिंकन का है। अगला सवाल है भारत में पंचायती राज संस्थाओं भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? यानी अपने भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 33% है। कितनी प्रतिशत है? 33% आरक्षित सीटें हैं जो महिलाओं के लिए है। अगला 29 नंबर कह रहा है कि समलैंगिक विभाजन के परिणाम क्या है? यानी समलैंगिक विभाजन के परिणाम क्या है? तो स्त्रियां चार दीवारी में क्या है? अगला चार दीवारी में सिमट कर रह गई। ठीक है, स्त्रियां चार दीवारी में सिमट कर रह गई। समलैंगिक विभाजन के परिणाम क्या है? तो स्त्रियां चार दीवारी में, यहाँ पर सिमट लिखा होगा, सिमट। ठीक है, सिमट लिखा होगा तो सिमट कर रह गई। अगला 30 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष कब घोषित किया गया? तो सन 1975 ईस्वी में किया गया। कब? 1975 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल है 31 नंबर कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है? यानी बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में जब ये अधिनियम आया था बिहार पंचायत के लिए, तो उस समय पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत आरक्षण थी उस टाइम? तो 50%। ठीक है, कितनी प्रतिशत व्यवस्था है? 50%। अगला है बांग्लादेश का उदय कब हुआ? ये बांग्लादेश कब उदय हुआ? तो 1972 ईस्वी में उदय हुआ। ठीक है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में ये हुआ, ये बात याद रखिएगा आप। अगला है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, यह कथन किसका है? ये भी कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही बार पूछा गया है। एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है, ये कथन है जगजीवन राम का। किसका है? जगजीवन राम का। जगजीवन राम का। ठीक है, जगजीवन राम का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं? यानी जब 2011 में जनगणना हुई थी तो उस जनगणना के अनुसार अभी भी भारत में महिला जो थी वो कितनी साक्षर थी? तो 64.6%। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, 64.6%। अगला 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्न देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाओं को विशेष प्रश्न विशेष अधिकार देने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? तो नारीवाद कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो नारीवाद कहा जाता है। अगला 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब 16वीं लोकसभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या थी, यानी कितनी महिलाएं थी? तो 65 थी। लोकसभा यानी 16वीं लोकसभा में कितनी महिलाएं थी? 65 महिलाएं थी मात्र। ठीक है, ये बात याद रखिए। अगला, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यानी किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन करना सामना पड़ा? तो यूगोस्लाविया को। ठीक है, अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित किस, लगता है क्वेश्चन कट गया आगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास चाहते हैं कि आप हम इसी तरह से सारा नोट्स लेकर आएँ, ठीक है,
आज तो कम नोट्स लेकर आए हैं, ये वाला देख लीजिए, सिविक्स का पहला चैप्टर है, तो चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट होगा मैं उतना ही लेकर आऊँगा, एक्स्ट्रा एक भी लेकर नहीं आऊँगा। बहुत सारे लोग 100 150 क्वेश्चन ले आएंगे और कहेंगे कि ये रट लो पूरा आ जाएगा, तो मैं वैसा नहीं करूँगा। जो इंपॉर्टेंट होगा यानी VVI% ही हम लेकर आएंगे, ठीक है। उस चैप्टर से जितना बन सकता है, जो पॉसिबल है, बस उतना ही लाएंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स का भी हो, ज्योग्राफी का भी हो, हिस्ट्री का भी हो, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस तरह का नोट्स आप चाहिए तो बोलिएगा, कमेंट में बताइएगा। और इस तरह का क्लास भी अगर आना चाहिए तो आप बताइए, अगर क्लास नहीं आना चाहिए तो ये भी आप बता दीजिएगा। हम क्लास नहीं, तब किसी और टॉपिक या किसी और तरीके से मैं इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव सब लेकर आऊँगा, ठीक है। और इस अगर नोट्स आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए। तो आज क्लास यहीं करते